हम अपने शो सेहत पर अक्सर डॉक्टर से कहते हैं कि अगर वो हेल्थ से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो वो ज़रूर बताएं ताकि वो लोगों के काम आ सके। इसलिए पिछले कुछ समय से कई डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ी जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। ये एक ऐसी दिक्कत है जो आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि बहुत सारी कंडीशंस का एक समूह है और ये इतना कॉमन है कि आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है ये आपको भी हो। तो सबसे पहले डॉक्टर से समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारे शरीर में एक कंडीशन है जहां 3-4 चीजें जुटकर आती है। पहली बात होती है ओबेसिटी, जिसको हम मोटापा कहते हैं ना। स्पेसिफिकली पेट का मोटापा को हाई रिस्क माना जाता है ना, और इसे हम एक टारगेट रखते हैं। पुरुषों में पेट की सरकमफ्रेंस, पेट की माप 40 इंचेस के ऊपर, और स्त्रियों में पेट का माप 35 इंचेस के ऊपर हाई रिस्क होने लगता है और इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की चांसेस बढ़ते हैं। दूसरी बात मेटाबॉलिक सिंड्रोम की होती है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 130/80 इसके ऊपर हो तो हाई रिस्क होती है प्रॉब्लम्स क्रिएट खड़े होने की। तीसरी बात होती है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल की अबनॉर्मैलिटी। लिपिड प्रोफाइल हम करवाते हैं और उसमें 2 चीजों को देखा जाता है, जो हाई ट्राइग्लिसराइड की लेवल और शरीर में लो गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छी होती है, पर जब भी इसका लेवल्स कम होने लगता है तो हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं। तो ये जब 3-4 चीजें मिलकर आती है तो शरीर में अलग प्रॉब्लम्स खड़े होने के चांसेस होते हैं। तो इसका रिस्क होता है हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से क्या हो सकते हैं? हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक्स, साइलेंट अटैक्स, ये होने के हाई चांस होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक्स, ब्रेन अटैक्स, इसका भी चांस बढ़ता है। फिर होती है डायबिटीज, फैटी लिवर, स्त्रियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, हाई यूरिक एसिड लेवल्स, ये सब चीजें होती है हाई रिस्क हेल्थ रिस्क होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। यूजुअली शरीर का मोटापा देखने के बाद हमें थोड़ा अंदाजा आ जाता है कि शायद इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो वजन और पेट का मोटापा, जिसका हमने जिक्र किया हुआ है। दूसरी बात होती है अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिससे हम पता चलता है कि पेट शरीर में फैट जमा हो रही है। ये अकैंथोसिस शरीर का काला और थिक जाड़ा होने का नेचर होता है। टिपिकली गर्दन की वहां पर, उंगलियों के नकल्स के ऊपर, कोई भी स्किन फोल्ड्स जैसे जांघों में, घुटनों के ऊपर शरीर कड़क और काला बन जाता है और इसको अकैंथोसिस कहते हैं। और ये अकैंथोसिस एक मार्कर होता है शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन के प्रतिरोध का। कोई लोग खराटे मारते हैं, स्नोरिंग, दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ ओबेसिटी एंड लंग की प्रॉब्लम्स का। तो ये ओबेसिटी की वजह से खराटे मारते हैं और इसका चांसेस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने का, जो एक और हेल्थ रिस्क है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। पहली सबसे अहम बात होती है वजन कम करना। वजन कम करना कोई आसान बात नहीं, आप सब जानते हैं, पर इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन इन ईटिंग, मतलब हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो हेल्दी बैलेंस्ड डाइट में आप अनाज, फ्रूट, सब्जी, दूध, दही, प्रोटीन्स की इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो गलत चीज़ें हैं जैसे मिठाई, नमकीन, फरसान, कोई भी चीज़ तली हुई हो या अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज फूड्स जो होता है जिसमें नमक और मसाले और प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल कम रखें। तो हेल्दी चीज़ें बढ़ाओ और अनहेल्दी चीज़ें कम करो। खाना नियमित टाइम से खाया करो, लंबी लंबी गैप मत रखो। कभी कभी फास्टिंग किया चल जाती है। दूसरी बात होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अनेक प्रकार होते हैं। वॉकिंग सबसे आसान होता है, और पर वॉकिंग सिर्फ काफ़ी नहीं होता।
आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करनी है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे योगा करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज एक मिक्स ऑफ वॉकिंग, योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इससे क्या होती है, आपकी शरीर की बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होती है। हमारे शरीर में फैट होता है, मसल्स होता है और बोन्स होती है। जैसी उम्र बढ़ती है और इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से फैट जमा होने लगती है, और जब भी हम वॉकिंग करते हैं सिर्फ फैट कम होती है। बट योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मसल्स की मास और बोन की स्ट्रेंथ ये बढ़ती है। तो अ मिक्स ऑफ वॉकिंग और एनी एरोबिक एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन अलॉन्ग विथ योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन को ठीक करके फैट मास कम कर सकती है, और इससे आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बच के रह सकते हो। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बच जाओगे तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्रेन की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, फैटी लिवर, ये सब चीज़ों से आप बच के रह सकते हो। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियां, मोटापा, ये सब इतनी आम समस्याएं हैं कि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये सब आपस में जुड़ी भी हो सकती हैं। शायद एक कंडीशन पर कंट्रोल पाने से कई और चीज़ों से बचा जा सके। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे बड़ा इशारा है आपकी कमर का बढ़ता हुआ साइज़। इसलिए अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके पेट पर फैट जमा हो रहा है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये कई और हेल्थ प्रॉब्लम्स को न्योता देने वाला है, तो ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए सर्दी जुकाम होने पर कान क्यों बंद हो जाते हैं। जुकाम में नाक तो जाम हो ही जाती है, पर कई बार कान भी जाम हो जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? जुकाम से कान का क्या लेना देना होता है? दरअसल आपके कान में एक ट्यूब होता है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये कान के बीच के हिस्से को जोड़ता है गले से। बलगम और बाकी फ्लूइड आपके कान से बहते हुए जाते हैं गले के पिछले हिस्से में, जहां से आप इन्हें निगल जाते हैं। पर कभी कभी ये फ्लूइड्स और बलगम गले से नीचे नहीं उतर पाते, ये कान के बीच में ही फंस जाते हैं। नतीजा, आपके कान बंद हो जाते हैं। ऐसा अक्सर कोल्ड, फ्लू या फिर साइनस के दौरान होता है, जो कि इस सीजन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऐसे मौके पर आपको और भी लक्षण महसूस होते हैं, जैसे नाक बहना, खांसना, चीखना, गले में दर्द। अब इस ट्यूब का साफ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर फंसे हुए फ्लूइड और बलगम के कारण आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। खासतौर पर बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन आपके कान के बीच में हो सकता है। इससे निपटने के लिए आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप ईयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो बलगम को निकालने में मदद करती हैं, पर ऐसी कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज़ ना लें। आप 5 से 10 मिनट भाप भी ले सकते हैं। कुछ नहीं तो आप गर्म शावर खोल लीजिए, 10 से 15 मिनट वहाँ रुकिए। गर्म पानी से निकलने वाली भाप बलगम को निकालने में मदद करेगी, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अपनी डाइट में कलौंजी को शामिल करने के फायदे। कलौंजी गहरे काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं, जिनका इस्तेमाल सब्जी, सलाद, पराठे, पुलाव और अचार वगैरह में किया जाता है। अब इनके फायदों के बारे में हमें बताया डाइटिशियन विभूषा ने। बहुत से लोग कलौंजी का तेल बनाकर बालों पर उनको काला करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा कलौंजी को कूट कर इसका पानी पीने से या फिर दूध में मिलाकर पीने से होता है। बात अगर कलौंजी के दूध की करें तो ये शरीर के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। कलौंजी वाला दूध पीने से जहां एक और आपका वजन कम करने में मदद मिलती है, वहीं ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। डाइटिशियन विभूषा कहती हैं कि कलौंजी का दूध पीने से इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।